गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल थ्री वर्ल्ड। और आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी इस मॉर्निंग ड्रिंक के साथ। मैंने चिया सीड्स को रात में फूलने के लिए डाल दिया था और अभी सुबह ना गर्म पानी मैंने किया और फिर उसमें मैंने चिया सीड ऐड किया और अभी इसे पी रही हूँ। देखिए, ये पीने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मतलब मुझे तो अच्छा नहीं लगता, बट फिर भी अभी हेल्थ कॉन्शियस थोड़ी हो गई हूँ तो ये सब पीना ही पड़ेगा। मतलब जो नहीं चाहते हैं वो करना ही पड़ेगा। सेम सिचुएशन हमारी लाइफ के साथ भी होता है कि जब हमारे पास बहुत सारा टाइम होता है ना, तो हम स्टडीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन वही 1-2 साल जब बीत जाता है और टाइम कम होता है, तब हमें रियलाइज़ होता है कि हमें कितना ज़रूरी था पढ़ना। और फिर हम ना मतलब सारे सिचुएशंस हमारे ऑपोजिट होते हुए भी पढ़ने की कोशिश करते हैं। कल मुझे एक कमेंट आया था जिसमें मेरी एक सब्सक्राइबर लिखती हैं कि मेरे हस्बैंड मतलब 17 सालों से मेरे से लड़ाई कर रहे हैं, कभी मेरे से, कभी मेरे मायके वाले से, और अभी क्या करते हैं कि मेरे से और मेरे बच्चों से भी बहुत ज़्यादा लड़ाई करते हैं। समझ नहीं आता है कि कैसे रहूँ, कैसे जीऊँ। मतलब उनको पढ़ाई का भी खर्चा नहीं देते हैं और उनको ऐसे ही सिचुएशन में मतलब गुजारा करना पड़ रहा है। और जब मैं ऐसे कमेंट देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा फील होता है। ये तो सिर्फ एक कमेंट है, लेकिन अगर आप इंडियन सोसाइटी में जाके देखेंगे ना, समाज में, तो बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनको कि ऑप्रेस किया जाता है, बहुत ज़्यादा दबाया जाता है, उनसे वो चीज़ कराया जाता है जो कि वो करना नहीं चाहती हैं। मैं कभी कभी फील करती हूँ कि अगर लड़कियों को बचपन में ही ये सब बता दिया जाए, अच्छे से समझा दिया जाए कि तुम्हारे लिए एजुकेशन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत सारी लड़कियाँ ऐसे सिचुएशन में फंसने के बजाय मतलब अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से जी पाएंगे। पर यही प्रॉब्लम है ना कि लड़कियों को कोई बताता नहीं है। लड़कियों को सब बताता है कि तुम तो पराया धन हो, तुम्हारी शादी हो जाएगी, ससुराल में ऐसे रहना वैसे रहना। मतलब मायके में भी लोग ऐसा ही कहेंगे और ससुराल में जाइए तो वहाँ तो सिचुएशन ही अलग है। नो डाउट बहुत लोगों के सास ससुर बहुत अच्छे होते हैं, बट मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो बहुत ज़्यादा ऑप्रेस हैं, जिनके हस्बैंड इन लॉज उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। जिनकी मैं बात कर रही हूँ ना, वो अपने हस्बैंड से अलग भी नहीं हो सकती हैं। वो इसलिए क्योंकि आज जो भी वो डिसीज़न लेंगी वो सिर्फ उनको नहीं अफेक्ट करेगा, उनके बच्चे को भी अफेक्ट करेगा। प्लस वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी नहीं है, तो इस वजह से उनको और टेंशन होगी कि अगर मैं अलग भी रहने जाऊँ तो फिर बच्चों को कैसे, मतलब उनका खर्चा, अपना खर्चा कैसे मेंटेन करूँगी। और इसके अलावा एक और टेंशन लड़कियों को होती है कि जो लड़की ना डिवोर्स लेके समाज में रहती है अलग, तो समाज उसको अलग नज़रिए से देखता है। सब लोग सोचता है कि इसी में कोई ना कोई गलती होगी, लड़कों में कोई गलती नहीं हो सकती है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी लड़कियां, आप मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, आप बहुत बार कमेंट करते हैं कि दी मैं पढ़ती हूँ, तो आप ना बहुत सीरियसली पढ़िए। मैं आपको सच बता रही हूँ, और बहुत मेहनत से पढ़िए। क्योंकि आपको पता है, अगर आप एक बार फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे ना, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आपको ना जो लोग देखते हैं अभी अभी, मतलब जैसे आपसे बुरा बिहेव करते हैं या फिर आपकी बातों को वैल्यू नहीं देते हैं, उन सब का नज़रिया बदल जाएगा। देखिए, मैं भी यही मानती हूँ कि पैसा सब कुछ नहीं होता है, लेकिन मैं ये भी मानती हूँ कि पैसा बहुत कुछ ज़िंदगी में बदल देता है। मैं आपको अपने घर के पास का एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। एक लेडीज़ थी, उनके हस्बैंड ना हमेशा उनसे लड़ाई करते रहते थे। उनकी 2 बेटियाँ थी और हर दिन लड़ाई होता था उनके बीच में। फिर पता नहीं उनको कहाँ से इतनी हिम्मत आई, उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने मायके जाएंगे। और वहाँ जाने के बाद उन्होंने 2 साल नर्सिंग का कोर्स किया, और नर्सिंग का कोर्स करने के बाद ना अभी वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है और अपने हस्बैंड से अलग रहती है अपने बच्चों को लेकर, और बहुत खुश। मतलब जितने दिन वो अपनी शादी में रही ना, उतने दिन वो रोते ही रही हमेशा, क्योंकि हस्बैंड हमेशा मतलब उनके साथ मारपीट ये सब करते थे। लेकिन जब उनकी जॉब हो गई तो वही हस्बैंड मतलब उनके साथ बहुत बार उनसे मिलने गए और कहने लगे कि तुम मेरे साथ रहो, अब हम लोग अच्छे से रहेंगे। तो बाद में उन्होंने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। और मैंने ना ये चीज़ देखी है कि जब वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थे तो उनके इन लॉज उनसे कैसा बिहेव करते थे, और अभी जब उनकी सरकारी नौकरी लग गई है ना, क्या ही बताऊँ। एक तो उनकी बेटियों को देख के बहुत खुशी होती है कि एकदम अच्छा लाइफस्टाइल दे रही हैं, और तीनों माँ बेटी बहुत खुशी से रहती हैं। और वही इन लॉज जो उनको परेशान करते थे, आज उनका गुणगान करते हैं। और यही डिफरेंस क्रिएट करता है अगर एक लड़की फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती है तो। फाइनली मैंने आज का वर्कआउट सेशन कंप्लीट कर लिया है और आज मैंने लगभग 500 कैलोरीज बर्न किए थे
और मुझे एक्सरसाइज करने के बाद बहुत अच्छा फील हुआ। हे फ्रेंड्स, फाइनली मैंने घर का सारा काम कंप्लीट कर लिया है और अभी मैं आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। और आप में से बहुत लोग मेरे से पूछ रहे थे कि दी आप अपनी मैप वाली बुक का मतलब फ्रंट पेज दिखा दीजिए कि वो कौन सी बुक है, कौन सी पब्लिकेशन की है। तो मैंने सोचा कि पढ़ाई शुरू करने से पहले आपको ये बता देती हूँ। देखिए, ये जो बुक है ये है किरण पब्लिकेशन की बुक और ये ना ज्योग्राफी की बुक है और मैं ज्योग्राफी यहीं से कंप्लीट कर रही हूँ। और इस बुक की सबसे खास बात ये है ना कि इसमें पूरे ज्योग्राफी को मैप के थ्रू समझाया गया है। और जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई टॉपिक है भारत के पर्वत शिखर, तो देखिए मैप में ना बहुत अच्छे से बताया गया है कि कौन सा पर्वत शिखर कहाँ पे है। और केवल यही नहीं बताया गया, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं हर पर्वत शिखर से रिलेटेड वो पीछे के पन्ने में दिए हुए हैं। तो आप इस बुक से ज्योग्राफी अगर कर लेंगे ना तो मुझे लगता है कि आपका ज्योग्राफी पे अच्छा कमांड हो जाएगा। और ये बुक आपको किसी भी ऑफलाइन स्टोर से मिल जाएगी और ऑनलाइन स्टोर से भी मिल जाएगी, आप कहीं से भी इसे परचेज कर सकते हैं। मैं एक बार आपको फिर से दिखा देती हूँ, ये इसका फ्रंट पेज आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके आप कहीं भी जाके इस बुक को परचेज कर सकते हैं। अब मैं अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट शुरू करने जा रही हूँ और अभी मैं पढ़ूंगी क्लास 7th की साइंस बुक। और इसका ना फ्रंट में आपको दिखा दे रही हूँ, ये भी एस चांद की बुक है। और क्लास 6th की बुक को मैंने कंप्लीट कर लिया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो यार एक क्लास तो मेरा कंप्लीट हुआ कम से कम। अभी क्लास 7th का पढ़ूंगी। सबसे पहले ना मैं इसमें देख रही थी कि इसमें कितने चैप्टर्स है, तो इसमें भी टोटल 18 चैप्टर्स हैं। तो आज का तो मेरा टारगेट है कि मैं आज चैप्टर नंबर 1 और 2 कंप्लीट करूँगी, क्योंकि दोनों ना बायोलॉजी से रिलेटेड चैप्टर हैं और बायोलॉजी वाला पोर्शन मुझे ज़्यादा अच्छे से कंप्लीट करना होता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला पोर्शन कभी कभी मैं छोड़ भी देती हूँ, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री मेरा स्ट्रॉन्ग है तो उतना मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट बायोलॉजी को मैं नहीं स्किप कर सकती, क्योंकि आपको तो पता ही है कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ना चाहती हूँ। मतलब एटलीस्ट साइंस की टीचर बनूंगी तो साइंस में मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सही रहे, मैं बस यही उम्मीद करती हूँ खुद से। तो जो फर्स्ट चैप्टर था वो था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। और अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे ना, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। केवीएस के टाइम में ना मैंने कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स को पढ़ा है क्लास 8 तक के साइंस से, क्योंकि उसमें ना हमें थीम्स दिए हुए थे जैसे फूड, वाटर, प्लांट्स, ये सब। तो उन थीम से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स थे उनको मैंने पहले भी पढ़ा था, तो इसीलिए मुझे थोड़ा पढ़ना ना अभी ईजी लग रहा है। और देखिए यही फ़ायदा होता है कंटिन्यूअस स्टडी का। केवीएस के टाइम में मैंने एक बार साइंस पढ़ा, फिर मैं अभी दोबारा पढ़ रही हूँ, तो अभी ये चीज़ें मुझे थोड़ी ईजी लगेंगी। वैसे बिहार प्राइमरी के टाइम पर मैंने जीएस पढ़ा था अच्छे से, तो अभी दोबारा जीएस पढ़ रही हूँ, तो अभी ये सब्जेक्ट्स मुझे ईजी लग रहे हैं। फाइनली मेरा फर्स्ट स्टडी स्लॉट कंप्लीट हो गया था। फिर मैंने 1 घंटे तक रेस्ट किया और उसके बाद अपना नेक्स्ट स्टडी स्लॉट शुरू कर रही हूँ। और नेक्स्ट स्टडी स्लॉट में बनाऊँगी मैथ्स। और आज मैथ्स का टारगेट था ना कि मेंस्ट्रुएशन को पूरा कंप्लीट ही कर देना है, क्योंकि मैंने फर्स्ट डे तो क्यूबॉइड वाला बनाया, फिर मैंने सिलेंडर बनाया, आज था कोन और कोन के बाद स्फेयर। तो ये 2 टॉपिक बचे हुए थे, तो मैंने सोचा कि आज मतलब अच्छे से सॉल्व करके और इनको कंप्लीट कर लूँगी। बहुत लोग आप में से पूछ रहे थे कि दी आप 6 to 8 के लिए बैच कब लेंगी। तो देखिए मैं सोच रही हूँ कि मैं लूँगी बैच, बट पहले मैं एनसीईआरटीज़ कर लूँ। कम से कम मुझे एनसीईआरटी की नॉलेज पहले होनी चाहिए। तो जब मेरा एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा ना, तब मैं बैच परचेज़ करूँगी। और एनसीईआरटी मेरा कंप्लीट करने का टारगेट है कि मैं 21 अक्टूबर तक एनसीईआरटीज़ को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लूँगी और उसके बाद बैच से पढ़ना शुरू करूँगी। बहुत लोग ये भी लिख रहे थे कि बैच से पढ़ने के बाद तो आधा से अधिक टाइम मतलब नोट्स बनाने में ही चला जाता है। तो ये बात तो है कि बहुत सारा टाइम बैच से पढ़ने में कंज्यूम होता है, बट आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है हमारे पास। 2 महीने के बाद तो एग्ज़ाम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम डिवोट करना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप अभी सोचेंगे कि नहीं मैं इतना ही पढ़ता हूँ, नोट्स नहीं बनाता हूँ या फिर लर्न नहीं करता हूँ, तो नहीं चलेगा। पहले आपको वीडियो देखना भी है, फिर उसके नोट्स भी बनाने हैं, फिर उसको रिवाइज़ भी करना है। ये 3 स्टेप को आपको हर दिन फॉलो करना ही पड़ेगा। इसके बाद मैंने अपना 3rd स्टडी स्लॉट शुरू किया है। 3rd स्टडी स्लॉट में पढ़ूंगी मानचित्र वाला बुक। और आपको तो मैंने इस बुक के बारे में बता ही दिया है, अगर आपको परचेज़ करना हो तो आप कर सकते हैं। और आज का टारगेट ये था कि जितना भी है भारत के पर्वत शिखर और उनकी चोटियाँ, उनको अच्छे से कंप्लीट करना है। और आज ना मैं मैप में भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करूँगी। और देखिए अगर आप भी ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो मैं आपको कहूँगी कि आप जो भी टॉपिक पढ़ते हैं अगर वो मैप से रिलेटेड है तो उसका एक मैप बना के और रख लीजिए, क्योंकि ना एंड टाइम पे जब आप रिवाइज़ करेंगे तो आप बुक से रिवाइज़ नहीं कर पाएंगे या फिर अपने नोट से नहीं कर पाएंगे। बट हाँ, अगर आप मैप देख के रिवाइज़ करेंगे तो आपको याद रहेगा कि अच्छा हाँ इस स्टेट में ये पर्वत शिखर है, इसकी ऊँची चोटी ये है। तो इस तरह से जब आप करेंगे ना तो आपका आराम से हो जाएगा। अभी मेरे हस्बैंड आ गए थे रूम में और मुझे डिस्टर्ब कर रहे थे, बट फिर मैंने उनको कहा कि आप कितना भी डिस्टर्ब कर लीजिए, मैं तो पढ़ाई करके ही रहूँगी। तो फिर उसके बाद मैं आगे पढ़ने में लग गई थी।
अभी मैं पढ़ रही थी पूर्वोत्तर भारत की चोटियाँ, और ये देखिए मतलब मैप के साथ बताया गया है कि 1 नंबर 2 नंबर 3 में ये है। तो इस वजह से ना अगर आप एक बार देख के पढ़ेंगे ना, हमारे माइंड की कैपेबिलिटी होती है कि जिस चीज़ को हम पिक्चर फॉर्म में पढ़ते हैं वो ज़्यादा हमारे दिमाग में रिटेन रहता है। तो इसके बाद ना मैं जितने भी मतलब कि पर्वत चोटियाँ हैं उनका मैप मैं देख कर यहाँ पर बना ले रही हूँ एक बार। देखिए एक बार आप देख के भी बनाएंगे ना तो आपके दिमाग में रिटेन रहेगा, लेकिन हाँ ये इंश्योर कीजिएगा कि जैसे आपने एक मैप बना लिया तो फिर मैं क्या करूँगी ना कि इसे 10 बार प्रैक्टिस करूँगी, मतलब 10 और मैप्स लेके मैं इन सबको प्रैक्टिस करूँगी। तो फिर क्या होगा, ये अच्छे से मुझे याद हो जाएगा। और अभी देखिए मैंने मैप का थोड़ा सा कलेक्शन बनाया अपने लिए, तो इसे उसमें ऐड कर दे रही हूँ। जैसे इसमें मेरे पास है भारत की नदियाँ, बांध और जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और इनको मैं ना ऐसे कॉपी में रख देती हूँ। और जब एग्ज़ाम आता है तो मैं केवल इन मैप्स को रिवाइज़ करके चली जाती हूँ। तो मुझे लगता है कि चलो ज्योग्राफी का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था, जो क्रक्स है, वो मैंने एग्ज़ाम से पहले आराम से देख लिया है। और बाकी लॉन्ग चीज़ें तो आप रिवाइज़ वैसे भी नहीं कर पाएंगे एंड टाइम पे। इसके बाद मैं किचन में आ गई थी और सबसे पहले आलू बॉईल होने के लिए दे रही हूँ। आज मैं बनाऊँगी रात में आलू के पराठे, और जब भी मैं पराठे बनाती हूँ ना तो मम्मी की हेल्प ज़रूर लेती हूँ, बट आज मम्मी का फास्ट है जितिया का, इस वजह से आज मैं मम्मी से हेल्प भी नहीं ले पाऊँगी, खुद से ही करना पड़ेगा अकेले। और इसके बाद देखिए कितना सारा बर्तन आज मुझे धोना था। एक्चुअली मैंने आज दोपहर में बर्तन धोया नहीं था, तो बहुत सारे बर्तन हैं। देखिए जब मैं पढ़ने बैठती हूँ तो मेरा फोकस पढ़ाई पे होता है। मुझे लगता है कि मैं बीच में कभी भी किचन में ना जाऊँ। कोशिश तो बहुत करती हूँ बट कभी कभी मुझे जाना भी पड़ता है, लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं किचन से दूर रहूँ कम से कम दोपहर के टाइम पे। तो इससे क्या होगा ना कि थोड़ा सा स्टडीज़ को ज़्यादा टाइम डिवोट कर पाऊँगी। और पता है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। मुझे अक्सर ये कमेंट आते हैं कि दी मेरे बच्चे हैं, उनको स्कूल छोड़ना है, उनके लिए टिफ़िन बनाना है, तो कैसे पढ़ाई करूँ। देखिए कैसे पढ़ना है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। मैं सिर्फ आपको यही कहूँगी कि आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये 2 महीना आपके हाथ से निकल गया ना तो फिर आपके पास मोटिव ही नहीं बचेगा पढ़ाई करने के लिए। क्योंकि अभी तो पता है कि वैकेंसी आएगी और उसमें आपको परफॉर्म करना है, लेकिन यूपी वाले बच्चों का सोचिए, उनको पता ही नहीं है कि वैकेंसी कब आएंगी, उनके अंदर कितना डीमोटिवेशन है। तो इसीलिए ना कम से कम 2 महीने कुछ भी करिए, पढ़ाई को इग्नोर करिए, मेड रख लीजिए, मायके चले जाइए, जो उपाय लगाना है लगाइए, बट पढ़िए, क्योंकि पढ़ना प्रायोरिटी है। और 6 घंटे अगर रोज़ पढ़ते हैं ना, मुझे लगता है इनफ है। लेकिन हाँ मैं तो 6 घंटे से ज़्यादा भी पढ़ूंगी कुछ दिनों के बाद। जैसे ही वैकेंसी आ जाएगी मैं 8 से 10 घंटे पढ़ना शुरू कर दूंगी, और जितना भी काम है उसको इग्नोर करना भी शुरू कर दूंगी। क्योंकि हर समय ना हम हर चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते। हम सारा काम करके पढ़ाई करके जॉब नहीं ले सकते हैं, काम को छोड़ना ही पड़ेगा आपको, ये आप ध्यान रखिए। तो काम को छोड़िए, थोड़ा इग्नोर कीजिए और पढ़ाई कीजिए। ऐसा नहीं है कि पूरा ही काम छोड़ दीजिए, बट थोड़ा तो आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा। और आज मम्मी जी नहीं हैं तो मेरे हस्बैंड ही मेरी मदद कर दे रहे पराठे सेकने में, और अभी हम दोनों मतलब पराठा बना रहे हैं और इसके बाद फिर सबको सर्व भी कर देंगे। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियोज़ के साथ आपसे मिलती रहूँगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करती रहूँगी।